नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराने का। लेकिन सबसे पहले आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही एक अपडेट के बारे में जानकारी दे दें। इंडियन आर्मी के खुलासे के बाद अब पाकिस्तानी जनता मुनीर से सवाल पूछ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया के नए हमले का डर सता रहा है। अब चीन भी साथ नहीं देगा। ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ पाकिस्तान में पसर चुका है और लगातार अब मुनीर के खिलाफ बयानबाजी और बगावत तेज हो गई। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक साथ 3 देशों को हराया? यार क्या इंडिया से तुम लोगों ने क्या किया है? हाँ। इंडिया से 1 इंच कश्मीर का जो तुम लोग जो टुकड़ा नहीं ले सके। हर बार यही कहते हो कि हमारा मेन दुश्मन इंडिया है। आपको पता है ये देखे अमीरपुर शर्किया पे हुए है, मुरीद के हुए है, यानी कि हमारे हर सियालकोट के बाद हमारे हर शहर में उन्होंने किए हैं, अटैक किए हैं। ड्रोन पे ड्रोन आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम उनके ड्रोन को भी एंजॉय करती रही। क्या पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की भी भारत से जंग लड़ रहे थे? देखिए कि इस्लामी मुल्क है तुर्की, अगर उसने साथ दिया भी है ना, पाकिस्तान का चाइना ने साथ दिया भी है, तो वो पाकिस्तान की बेनिफिशियर है, वो पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। क्या पाकिस्तान समझ गया कि अब भारत मारेगा तो चीन भी नहीं बच पाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट एपिसोड शुरू होने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक करने वाला है? पाकिस्तान में इस बात की खूब कमेंट्री हो रही है। पाकिस्तान में दहशत है कि भारत इस बार जो हमला करेगा वो पहले से घातक और बेहद निर्णायक होगा, क्योंकि भारत ने एक साथ 3 फ्रंट पर वार करने की तैयारी कर ली है। भारत पाकिस्तान के साथ साथ उसके मददगारों से भी निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके वित्त मंत्री, उनके विदेश मंत्री, उनके डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते रहते हैं कि कहीं से लोन मिल जाए और मुल्क के लोगों को 2 वक्त का राशन नसीब हो जाए। पूरी दुनिया इस बात की सच्चाई को जानती है। इसके बावजूद पाकिस्तान उधार का पैसा लेकर अपनी आवाम की जगह अपनी आर्मी पर खर्च कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आ गया है कि सत्ता पर भले ही शहबाज शरीफ हो, लेकिन पावर तो मुनीर के हाथ में है। अब पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर अपने मुल्क की कंगाली को कितनी बेशर्मी से छिपाया जा रहा है, सुन लीजिए। 3.4 बिलियन चाइना ने लोन रोल ओवर कर दिया, छुरा गोंब दिया, पाकिस्तान की पीठ पे छुरा। थोड़े दिन पहले कह रहे थे ईरान की पीठ पे छुरा गोंब दिया, थोड़े ही दिनों में इन्होंने कहना है अमेरिका की पीठ पे छुरा गोंब दिया। ये 2 नंबरियां कर रहे हैं। बेसिकली तो वो तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह अपने आप को मैनेज कर रहा है, रेलिवेंट रख रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि जबरदस्त पाकिस्तान, हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा पाकिस्तान, हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी चीन को कंट्रोल करना है, ये पाकिस्तान हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने करना क्या है, ये प्रॉब्लम है। अब उन्होंने कह दिया जनाब ये देखें लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे पकड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फोर्सेस ने 3 दिन में पाकिस्तान को 3 साल पीछे कर दिया। भारत की मिसाइलें जब चाही जहां चाही पाकिस्तान की जमीन पर गिरी। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम को झूठ का चूरन बेच रहे हैं और अपने ही लोगों से झूठ वो बोल रहा है जिसके हाथ में पूरे पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की कमान है, यानी पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान की बदहाल क्रिकेट को संभालने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इसलिए भारतीय मिसाइलों को गिराने का उन्होंने जो लॉजिक बताया है आप भी सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है, जो भारत ने मिसाइल्स यहाँ चलाए तो हम लोग तो घबरा गए कि अब ये पता नहीं कहाँ गिरेंगे और क्या नुकसान करेंगे। लेकिन उसी वक्त चमत्कार हुआ, उसी वक्त जाहिर है कि कह लीजिए कि जो हमारे जिन समझ लीजिए, भूत समझ लीजिए या फरिश्ते समझ लीजिए, गैबी ताकत, जी हाँ, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी पावर जो दिखाई नहीं देती, मोहसिन नकवी साहब के बकौल कि जी उन्होंने उन मिसाइल्स का रुख ऐसा कर दिया कि वो मिसाइल्स जो थे वो हमारे जो निशाना लगा के भारत ने मिसाइल्स वहां से चलाए थे, उसके बजाय वो ना तो हमारे किसी जहाज को नुकसान हुआ, ना हमारी किसी और जगह को नुकसान हुआ, ना ही कोई और किस्म का हमें ये समझे कि भारत जो है हमारा कोई नुकसान कर पाया, बल्कि वो मिसाइल्स जो थे वो कभी आगे गिर गए, कभी पीछे गिर गए, कभी यहाँ गिर गए, कभी वहां गिर गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि भारत से जो लोग मिसाइल्स चला रहे थे या जो लोग मिसाइल्स के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या देखकर मिसाइल चलाए थे, और फिर ये कि ये गैबी ताकत जिसका जिक्र मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं वो कौन था? क्या वो
ऋतिक रोशन की मूवी जादू टाइप का कोई था कि जो नजर नहीं आ रहा था और उठा के या इशारे से जो है वो मिसाइल्स को कहीं का कहीं ले गया। पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम के सामने झूठ परोस रहे हैं तो मौलाना मुनीर ने अपने नेक्स्ट प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। मुनीर का यह प्लान बेहद खतरनाक है। अगर मुनीर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो पूरे पाकिस्तान पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो जाएगा। मुनीर इनका सरगना होगा और जिहादी फैक्ट्री में निकलने वाले आतंकी भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के पसंदीदा सहाफियों में सुहेल वरैच का नाम भी शामिल है और हालिया कॉलम में सुहेल वरैच ने लिखा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान को 1979 से पहले वाला माहौल देना चाहते हैं। याद रहे 1979 वो साल था जब जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन पॉलिसी का आगाज किया था। बाद में ये सामने आया कि ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया गया था ताकि पाकिस्तानी अवाम को अफगान जिहाद के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जा सके। यहाँ तक कि स्कूल के टेक्स्ट बुक भी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रास्का से छपवाए गए। ऐसा निसाब जिसमें शहादत, जिहाद और बंदूक को एक रूहानी और जज्बाती अंदाज में दिखाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर का यह पैगाम उस वक्त सामने आ रहा है कि जब वो हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह हारा। पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से पिट गई। फायदा हुआ तो सिर्फ मुनीर का। उसका पोस्ट बढ़ा, उसकी अहमियत बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान की जनता को उसकी असलियत समझ में आ गई है। जिस पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, उस पाकिस्तान में मुनीर को भरे मन से गालियां दी जा रही हैं। सीधे सीधे मुनीर को चैलेंज किया जा रहा है। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। हाफिज बनना इंसानियत नहीं होती कि आप हाफिज कर लिया जी, हमने हिफज कर लिया कुरान, और कुरान हिफज कर लिया तो फिर तोते को रिटाव रख लेता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? आया उस पर अमल किया कुरान पर, तो कुरान को समझा। अगर तुमने किया तो नहीं, वो आइन तुम लोगों ने बनाया, कानून तुमने बनाए और तुम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। हमसे कहते हो अमल करें तो भाई हम अमल नहीं करेंगे। जब तुम अमल नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। तुम ये अगर समझते हो इस तरह से लोगों को दबा पाओगे, ये थोड़े दिनों की बात है, लंबी बात नहीं है। यही सड़कें होगी, यही गलियां होगी, लोगों के हाथों में पत्थर होंगे और खुदा की कसम तुम्हें कहीं जाए पना नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह समझ में आ गया कि बिना किसी बाहरी मदद के पाकिस्तान 3 दिन भी भारत के सामने टिक नहीं सकता। भारत भी अब तैयार है कि पाकिस्तान के साथ साथ उसके मददगारों का भी हिसाब होगा। अब पाकिस्तान की आवाम दहशत में है। उन्हें डर है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट स्टेप ले सकता है। और इस बार अगर भारत की तरफ से ऐसा फैसला होता है तो पाकिस्तान के लिए बच पाना नामुमकिन होगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भिलवाड़ा से, जहां पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। भिलवाड़ा में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। एहतियातन पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है, उसकी तादाद बढ़ा दी गई है। ताजिया निकालने पर रोक लगाई गई है। भिलवाड़ा के जहाजपुर में ताजिया नहीं निकाला जाएगा। भिलवाड़ा में सीताराम के मर्डर के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सीताराम की मोहम्मद शरीफ ने पीट कर हत्या कर दी थी। कार से सब्जी ठेले में टक्कर लगी तो मोहम्मद शरीफ को इतना गुस्सा आया, शरीफ ने साथियों के साथ कार सवार को घेर लिया। क्या ये इसने धक्का दिया ना तो इसके सर में लग गई, ये है ना ये। ठीक है। मोहम्मद शरीफ एंड पार्टी ने कार सवार सीताराम को कार से खींचकर निकाला, सड़क पर गिराकर जमकर पिटाई शुरू कर दी। मर्डर हो गया, मर्डर। पिटाई से घायल सीताराम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सीताराम को बचाया नहीं जा सका क्योंकि उसे गंभीर अंदरूनी चोटें लगी थी। सीताराम की मौत के बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए। पुलिस के साथ लोगों की बहसबाजी हुई, सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी होने लगी। दरअसल कार में सीताराम के साथ 3 और युवक भी थे। शरीफ एंड पार्टी ने सभी को पीटा। ये सभी लड़के टोंक के रहने वाले हैं जो बीसलपुर डैम पर घूमने गए थे। लौटते टाइम भीलवाड़ा में कार की टक्कर मोहम्मद शरीफ के सब्जी ठेले से हो गई,
जिसके बाद शरीफ एंड पार्टी जुटी। कार सवार युवकों को खींचकर बाहर निकाला गया और जमकर पीटा गया। भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया। जहाजपुर कस्बे में करीब सभी दुकानें बंद रही। सभी की एक ही डिमांड, आरोपी मोहम्मद शरीफ समेत बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रोटेस्ट की खबर के बाद भीलवाड़ा एसपी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया लेकिन लोग नहीं माने। जिसके बाद बीजेपी विधायक गोपी चंद मीणा भी प्रोटेस्ट में पहुंचे और आरोपियों पर कड़े एक्शन की डिमांड की। वहीं पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफ समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जहाजपुर कस्बे में एक घटना हुई जिसमें एक युवक की जान चली गई है और जिस संदर्भ में पुलिस अनुसंधान कर रही है और आरोपियों की से पूछताछ भी चल रही है और इस क्रम में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। मामला 2 समुदायों से जुड़ा है, जिसके चलते भीलवाड़ा में भारी तनाव हो गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं पूरे मामले में वीएचपी की भी एंट्री हो गई है। वीएचपी ने पुलिस और प्रशासन पर मोहम्मद शरीफ एंड पार्टी पर सख्त एक्शन लेने की डिमांड की। साथ ही एक्शन नहीं होने पर भीलवाड़ा में मुहर्रम जुलूस न निकालने देने की वार्निंग भी दी गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, साथ ही आरोपियों पर सख्त एक्शन का दावा किया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल आपको गाजियाबाद में नजर आ जाएगा, जहां जीटी रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध मजार बना देगी। फिर धीरे धीरे एक तथाकथित मुतवल्ली भी तंबू तान के बैठने लगा। प्रसाद की दुकानें भी सजने लगी, मजार पर चादर चढ़ने लगी, लोगों की भीड़ जुटने लगी। लेकिन जब सड़क से गुजरती मेयर की नजर इस अवैध मजार पर पड़ी तो 24 घंटे में एक्शन शुरू हो गया। दरअसल गाजियाबाद की अवैध मजार के पास अब फर्श को उखाड़ा गया है, पास लगाई गई पानी की टंकी भी हटा दी गई है। मजार पर अभी बुलडोजर एक्शन रोका गया है। नगर निगम की टीम ने मलबा ट्रॉली में भरकर वहां से हटा दिया है। गाजियाबाद के फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर मजार बनाने पर 24 घंटे के अंदर ही एक्शन हो गया। कल ही मेयर सुनीता दयाल ने मजार के तथाकथित मुतवली को वार्निंग दी थी और आज खुद मेयर नगर निगम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे की सफाई शुरू हो गई। फुटपाथ पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का जो ट्रेंड गाजियाबाद में शुरू हुआ था, उस पर मेयर ने ब्रेक लगा दिया है। जीटी रोड की ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा कर पहले ये अवैध मजार बनाई गई, फिर रातों रात मजार के आसपास फर्श बना दी गई, ईंटें बिछा दी गई, मजार पर हरी चादर चढ़ा दी गई, पानी के लिए टंकी भी रख दी गई, आसपास प्रसाद के लिए दुकानें भी खोल दी गई। अब सब कुछ हटाया जा रहा है। मेयर मौके पर पहुंची है, तस्वीरों में आप देख सकती हैं, और मेयर की मौजूदगी में ये जो ग्रीन बेल्ट का एरिया था इसको खाली कराया जा रहा। पानी की टंकी भी यहाँ पर लगा दी गई थी और उस पानी की टंकी को भी फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी यहाँ से हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से पानी की टंकी को भी अब यहाँ से हटा दिया गया है। और ये जो पूरा ग्रीन बेल्ट का एरिया है, इस एरिया को खाली कराया जा रहा है और खाली कराकर यहाँ पर पौधारोपण करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा पौधे भी मंगाए गए हैं और इस पूरे ग्रीन बेल्ट के एरिया को, जिसको अनऑथराइज्ड रूप से कब्जा किया गया था और इस अवैध कब्जा करके यहाँ पर इसको मजार बनाया जा रहा था, इसको अब पूरी तरह से नगर निगम के द्वारा खाली कराया जा रहा है और खाली कराकर यहाँ पर अब पौधारोपण किया जाएगा। और जो भी जितना भी एनक्रोचमेंट था, यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन किया गया था, सब इस वक्त नगर निगम के कर्मचारी लगातार तोड़ रहे हैं इसको। दरअसल जीटी रोड पर न्यू गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पहले सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन है। यहाँ पर पहले अवैध तरीके से कब्जा कर मजार बनाई गई थी। करीब 2 महीने पहले मेयर ने मजार को हटवाया था, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों की हिम्मत तो देखिए, 2 महीने बाद ही ग्रीन बेल्ट की जमीन पर फिर से अवैध मजार बना दी गई। जमीन के लेवल से करीब 5 फीट ऊपर तक ये मजार बनाया गया है और यहाँ पर जो चारों तरफ से ग्रीन बेल्ट की जमीन है नगर निगम की, उसको ग्रिलिंग कराई गई है और ग्रिलिंग कराने के बाद पूरे इस
जमीन को घेर दिया गया है और घेरने के बाद यहाँ पर चादरें चढ़ाई जाने लगी बृहस्पतिवार को और यहाँ पर दुकानें सजने लगी थी। इस अवैध मजार पर फिर एक्शन शुरू हो गया। मेयर सुनीता दयाल खुद ग्राउंड पर अपनी टीम के साथ मौजूद रही। मेरी निगाह बहुत तेज है, मुझे सड़क पे कुछ गलत दिखता है तो मैं गाड़ी रोकती हूँ और समझाती हूँ। मैं इधर से निकल रही थी, एक बार तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया और ये कुछ मजार दिखती नहीं थी, ये कभी भी पेड़ ही पेड़ थे। मुझे लगा पेड़ भी हल्के हो गए बीच में से। मैं रुकी और आई, उसे बुलाया, मैंने कहा क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो बोला जी कुछ नहीं, सफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे माली है ना सफाई करने की। फिर मैंने देखा ये ऊंचा सा चबूतरा बन गया देखते ही देखते। मैंने कहा अब मत आना आप। मैंने प्यार से समझाया, अगर आओगे तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और आपका इलाज करूंगी। उसे समझ में नहीं आया जी। उसने तो यहाँ पर पूरा तंबू तान के 50-100 लिफाफे प्रसाद के लगा के, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा के चदरें टांग दी यहाँ पर बेचने के लिए। हमारी ग्रिल तोड़ दी सरकारी, पेड़ काट के चबूतरा बना दिया। क्या मतलब है अतिक्रमण करने का? जिहाद है या और है क्या? ये धंधा है ये। हालांकि यहाँ के लोकल लोग मजार हटाने का विरोध कर रहे हैं। वो इस मजार को गाजिउद्दीन की मजार बता रहे हैं, जिसके नाम पर गाजियाबाद का नाम रखा गया था। वो लोग मजार को काफी पुरानी बता रहे हैं। तो हमें जो देख रहे हैं इस हाल से कि मजार भी तोड़ने को कह रहे हैं, मगर मजार टूटना नहीं चाहिए। ये गाजी बाबा की है, गाजी बाबा की है। ये दरगाह थी, ये शुरू से स्टार्टिंग से यहीं पर है। जब से हम पैदा नहीं हो उससे भी पहले से यहाँ पर जी। ये गाजीबादी इनका बसा हुआ है जी। यहाँ मजार थी पहले से स्टार्टिंग से। भैया हमारे बड़े हम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, हमने जब से ऐसे देखते हुए आ रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने भी यही बता रखा है, जो गाजियाबाद बसा है ये गाजी बाबा के नाम से ही बसा हुआ है। वही मजार पर गाजिउद्दीन के वंशजों का दावा है ये मजार गाजिउद्दीन नहीं उनकी वालिदा की है, लेकिन फैमिली के लोग उस मजार की कोई देख रेख नहीं करते हैं। गाजिउद्दीन की वालिदा की मजार है, उनकी भी उसके इर्द गिर्द आसपास ही थी। गाजिउद्दीन की जो कंट्रोवर्सी या अभी कोई प्रॉब्लम है वो गाजिउद्दीन की माँ की है, लेकिन सब इस शहर के इतिहास से जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड। दरअसल ग्रीन बेल्ट में मौजूद अवैध मजार पर ध्यान तब गया जब मेयर यहाँ सड़क से गुजर रही थी। तभी मेयर की नजर ग्रीन बेल्ट में मौजूद मजार पर गई। मजार के आसपास प्रसाद, चादरों की दुकानें सजी थी। एक तंबू लगाकर डासना का रहने वाला तथा कथित मुतवली भी बैठा था। मजार के पास से अवैध तरीके से पानी की टंकी भी लगाई गई थी। और अब बात योगी सरकार के उस फैसले की जिसने एक झटके में अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को पीछे धकेल दिया है। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब योगी सरकार ने जेपीएनआईसी को एलडीए को सौंप दिया है। अखिलेश को लग रहा है कि योगी के दांव से बिहार में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलेगा। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला था कि जेपी के नाम पर बीजेपी बिहार में वोट मांगेगी, सरकार समाजवादी लोगों को सौंप दे जेपीएनआईसी। अखिलेश ने ये मांग उठाई थी। बीजेपी ने जेपीएनआईसी को बर्बाद कर दिया। लखनऊ में अखिलेश का जो पॉलिटिकल सेंटर था वो योगी आदित्यनाथ ने ले लिया। जिस जेपीएनआईसी पर अखिलेश यादव हेडलाइन बनाते थे उस पर योगी का नाम आ गया। योगी कैबिनेट के एक फैसले ने समाजवादी सियासत को बड़ा झटका दे दिया। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पिछले 8 सालों से बंद पड़ा था। अब इसका जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। समाजवादी सियासत की प्रयोगशाला को अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार से इसे खरीदने तक का ऑफर दे दिया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। अखिलेश यादव के इस फेवरेट प्रोजेक्ट में 821.74 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब ये सारा कर्ज एलडीए को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसे उसे 30 साल में सरकार को लौटाना होगा। अब अखिलेश यादव सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये सोची समझी रणनीति है कि पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट डिसीजन से, फिर इसको बेचने की तैयारी करो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है
तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर से पीडीए वाले मुद्दे के साथ जाना चाहते हैं और इसके लिए जयप्रकाश नारायण से बड़ा नाम अखिलेश यादव को नहीं मिल सकता था, लेकिन योगी ने अखिलेश से ये मुद्दा भी छीन लिया। अखिलेश के लिए प्रोजेक्ट कितनी अहमियत रखता है आप 2023 की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जेपीएनआईसी का बजट 300 करोड़ रुपए था, लेकिन अखिलेश की सरकार जाते जाते इसका बजट 800 करोड़ पहुंच गया। योगी सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया था। अब सरकार ने इसे एलडीए को सौंपने का फैसला कर लिया है। एलडीए इस इमारत को पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप करने की तैयारी में है, जिससे इसके कमर्शियल प्लेस का भी सही इस्तेमाल हो सके। ये बिल्डिंग करीब 90 से 95% तैयार है, लेकिन रख रखाव की कमी के चलते इसकी साफ सफाई में करोड़ों रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। एलडीए ने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जेपीएनआईसी है, जो एक कन्वेंशन सेंटर है, इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण को संचालन के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। तो हम उसने जो निर्णय है सरकार का, उसमें ये भी उल्लेख है कि इसको या तो निजी विकास संचालन करता या पीपीपी मॉडल पे भी संचालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उस सेंटर को देखेंगे, उसमें साफ सफाई कराएंगे। उसमें थोड़ा सा कई साल से नहीं चला है, तो उसको साफ सफाई करा के उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में हमने एक समिति बना दी है, तो वो इसके बिड की गठन करेगी या जो भी इसका प्रोसेस होगा, किस तरह से इसको चालू करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे। भले ही यूपी सरकार ने 8 साल बाद इस बिल्डिंग को एक बार फिर शुरू करने का फैसला लिया है, लेकिन योगी कैबिनेट के फैसले के बाद ये तय है कि इससे डेवलपमेंट तो होगा ही, अखिलेश यादव के हाथ से एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा छिन गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 5 दिन बचे हैं, लेकिन कांवड़ रूट में कांवड़ियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेम प्लेट का मुद्दा कांवड़ियों के लिए बहुत अहम और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चला है। आज एक कांवड़ी ने बताया कि वो होटल का नाम वैष्णो ढाबा देखकर खाना खाने गया और स्कैनर में जो पेमेंट करने निकला तो नाम जाकिर निकला। इसके बाद हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद ऐसी घटनाएं जरूर माहौल खराब कर सकती हैं। कांवड़ियों की क्या डिमांड है, कांवड़ रूट में कांवड़ियों से बात की हमारे संवाददाता शोएब ने। इस समय मुजफ्फरनगर के कांवड़ रूट पर मौजूद हूँ, हरिद्वार से, क्योंकि जल लाने का जो सिलसिला है कांवड़ियों के जरिए वो शुरू हो चुका है। कांवड़ ला रहे हैं तमाम जो भोले हैं, और इसी तरह से एक होटल पे हम इस वक्त रुके हुए ढाबे पर, और ये जो आपको कांवड़ नजर आएगी 100 किलो जल, यानी कि 80 लीटर से ज़्यादा जल है, और टोटल जो इसका वज़न है करीब 100 किलो है। और इसको लेकर एक जो भोले के भक्त हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। आप कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली। क्या नाम है आपका? हर्ष गुजर। भोले की कृपा है, ऊपर से अपना चलते रहते हैं भोले का नाम लेकर के। अच्छा, हमें जिस होटल में, इस ढाबे में आप रुके हुए हैं, और भी हमारे साथ भोले यहाँ पर है, तो ये बताएं कि क्या देखते हैं जब आप किसी ढाबे या होटल पर रुकते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान? क्योंकि आम अगर पर्यटक की हैसियत से आप जा रहे हैं ऐसे ही तो किसी पर भी, लेकिन जब आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं, जल लेकर जा रहे हैं, तो क्या क्या देखते हैं आप? सबसे पहले बोलो तो यही देखना है कि रुकने की व्यवस्था हमारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी वहाँ पे, फ्रेश वगैरह होने का, और सबसे मेन है खाने को लेकर के, क्योंकि खाना जो हम इस टाइम पे खाते हैं अपने जल के टाइम पे तो बिना लहसुन प्याज का खाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के पहले पूछ लेते कि भाई बिना लहसुन प्याज का अपने यहाँ पे अवेलेबल होगा या नहीं है, जो भी सारी चीज़ें। ये भी देखते हैं कि खाना बनाने वाला कौन है, या ये सब चीज़ें देखते हैं कि भाई किस तरह देखा जाता है कि शुद्ध हिंदू वो ऐसा ढाबा ही हो, शाकाहारी ढाबा हो, जब भी उस पर खाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि मोमडन वगैरह भी हैं, तो वो होता है कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना एक में ही बना देते हैं कि वेज नॉन वेज, उस चीज़ से हमारा फिर जल वगैरह खंडित होने का खतरा रहता है, इसलिए देख के रुकना पड़ता है कि शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा हो। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त खबरों में भी है कि भाई ढाबों पर नाम बदलकर ये तमाम बातें, आप क्या देखते हैं? पीछे भी था वैसे ढाबे पे, मतलब वैष्णो नाम के नाम से ढाबा बना रखा था, मैं उसका जो कारीगर वगैरह था वो मोमडन था, जाकिर कुछ नाम था उसका। हमने जैसे स्कैन करा था फ़ोन पे, पैसे ऑनलाइन कैश नहीं थे, ऑनलाइन करा था, मोमडन के नाम से आया था ऑनलाइन। कांवड़ लाने वाले यात्री है, शिव भक्त है, वो कहते हैं, और ये शिव टूरिस्ट ढाबा है जहाँ पर ये लोग इस वक्त रुके हुए हैं, तो उनके जो कारीगर जो लोग हैं, ये आप ही लोगों का है जी? आपका ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद कौन है इस ढाबे के मालिक? मालिक तो क्या नाम गए हुए हैं। नहीं, क्या नाम है उनका?
अमित चौधरी। जब आप रुकते हैं क्या क्या देखते हैं? नहीं, हम देखते हैं खाना वगैरह स्वादिष्ट रहना चाहिए, और जैसे होटल देखते हैं कि साफ़ सुथरा है कि नहीं है, और देख के रुकते हैं कि मतलब कोई वैसा होटल तो नहीं है, हिंदुओं का है, यही सब देख के रुकते हैं। क्योंकि जो और होटल होते हैं उसमें कोई भरोसा नहीं है ना, क्या मिला दे क्या कुछ नहीं, लहसुन प्याज मिला दें, तो लहसुन प्याज वगैरह देख के ही खाते हैं। कोई मन्नत होगी आपकी? जाहिर सी बात है कि भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पे लाना है। अच्छा, किसके लिए? गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पे लाना है। ये मन्नत आपकी है? हाँ जी। कि गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पे लाना है, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना। हाँ जी। इसको लेकर आप कावड़ ये जल लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे तो क्या पता हो जाए। हमारे देश में अभी भी कई ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनके दिमाग पर अपने पद का अहंकार सवार होता है। वो पद की धौंस दिखाकर आम जनता पर अत्याचार करते हैं, कई बार तो मार पिटाई भी करते हैं। गुजरात के दाहोद में ऐसे ही एक आरटीओ इंस्पेक्टर की करतूत सामने आई है। आप खुद देखिए तस्वीरें। हाईवे के किनारे एक ट्रक खड़ा है, वहां पर 3 लोग मिलकर ट्रक ड्राइवर को पीट रहे हैं। एक शख्स डंडे से ड्राइवर को बेरहमी से पीट रहा है, तो दूसरा शख्स ड्राइवर के बालों को पकड़कर खींच रहा है। ड्राइवर हाथ जोड़कर रहम की मिन्नतें कर रहा है। ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई का यह वीडियो एक राहगीर अपने मोबाइल में कैद करते हुए वहां पहुंच जाता है। जब राहगीर वहां पहुंचता है तो ड्राइवर को पीटने वाले तीनों शख्स उसके पास बिल्कुल दबंगई स्टाइल में पहुंचते हैं। राहगीर उनकी दबंग स्टाइल से डरता नहीं है और कार से उतरते ही तीनों लोगों से सवाल जवाब करने लगता है। आपका क्या नाम है? क्यों मार रहा सर? गाड़ी मारे क्यों मारा इतना सर? कौन हो आप? क्या नाम है? वीके परमार। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? इतना क्यों मारा? आरटीओ अधिकारी और उसके साथ 2 लोगों ने इतनी बुरी तरह से ड्राइवर को पीटा था कि वो दर्द से कराह रहा था। क्यों मारा इतना सारा? राहगीर वीडियो बनाते हुए ड्राइवर के पास पहुंच जाता है। वहां भी आरटीओ अधिकारी और उसके साथ के लोगों से सवाल जवाब करता है। क्यों मारा भैया इतना सारा? क्यों मारा इतना सारा? ये बताया क्या किया इसने? जो भी किया सर, इतना अधिकार नहीं है किसी को मारने का। ऐसे वो इतना अधिकार नहीं है आपको सर मारने का। अरे मारा बिल्कुल। कितना मारा साहब? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो में है। हाँ, कोई भी कौन है? ड्राइवर को कितने बुरे तरीके से मारा है राहगीर ने सब कुछ मोबाइल में कैद कर लिया था। लेकिन फिर आरटीओ के अधिकारी वीके परमार कैमरे पर साफ साफ झूठ बोल रहा है कि ड्राइवर को नहीं मारा है, ड्राइवर नाटक कर रहा है। वीके परमार दाहोद आरटीओ में इंस्पेक्टर है और पिटाई का वीडियो दाहोद अहमदाबाद हाईवे पर देवगढ़ बारिया के पास का है। वीके परमार अकेला सरकारी अधिकारी नहीं है जिसे अपने पद का अहंकार है। ऐसे न जाने कितने सरकारी अधिकारी हैं जो अपने पद की धौंस दिखाकर आम जनता पर अत्याचार करते हैं। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जिस तरह से क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में बिहार में बदमाशों ने 7 लोगों की जान ले ली है। पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से अब सनसनी फैल गई है। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से जुड़ा एक अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खेमका मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। खेमका मर्डर केस को लेकर बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पुलिस पर गुस्सा फूटा है। पुलिस में कुछ लोग निकम्मे बैठे हैं, सीधे सीधे आरोप लगाए हैं पुलिस वालों को हटाया जाए जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं पुलिस की लापरवाही से ये मर्डर हुआ है। तो अपने ही राज्य की पुलिस पर सवाल उठाते डिप्टी सीएम। बिजनेसमैन गोपाल खेमका अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचे ही थे, घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी।
बिल्डिंग का गार्ड जब तक गेट खोलता तब तक गोपाल खेमका का मर्डर हो चुका था, शूटर फरार हो चुके थे। गोपाल खेमका की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें दिख रहा है कि अपराधी आते हैं, जैसे ही गाड़ी उनकी रुकती है गोली मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि गार्ड ने उस समय तक गेट नहीं खोला था। ये वो स्पॉट है जहां पर गोपाल खेमका को गोली मारी। ये पटना का हाई सिक्योरिटी इलाका माना जाता है। गोपाल खेमका का घर जहां पर है वहीं पर पटना के हाई प्रोफाइल लोगों का घर है। गांधी मैदान थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर राम गुलाम चौक के पास खेमका की हत्या कर दी गई। क्लब से खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए गोपाल खेमका अपने घर पहुंचे थे। ये पटना के गांधी मैदान इलाके में इनका घर है और यहाँ जब वो पहुंचे, अभी गार्ड ने गेट खोला भी नहीं था कि तभी ठीक इसी जगह पर जो पहले से घात लगाकर बैठे अपराधी थे, उन्होंने उनके सिर में गोली मार दी और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ठीक इसी जगह पर यह घटना हुई है और जिस गाड़ी से वो यहाँ पर पहुँचे थे वो गाड़ी अभी यहीं पर लगी हुई है। ये वो गाड़ी है गोपाल खेमका की जो वो खुद ड्राइव कर रहे थे और इसी तरफ से यहाँ पर गोली मारी गई। अब देखिए ये शीशा जो है इसका पूरी तरह से टूट चुका है और अंदर सीट पर खून के निशान भी हैं। देर रात करीब 11:40 की ये घटना है। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की टीम क्राइम स्पॉट पर मौजूद है, साथ ही एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत कलेक्ट किए हैं। गोपाल खेमका की कार के अंदर से लेकर बाहर तक सबूत जुटाए गए हैं। पुलिस को स्पॉट से 2 कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर कांड के बाद से बिहार में अलर्ट है, क्योंकि इससे बिहार और नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा सवाल खड़ा हो गया है। बिहार के डीजीपी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। पटना सिटी सेंट्रल के एसपी को जांच टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल खेमका का जब मर्डर हुआ उस वक्त सबसे पहले उन्हें देखने वाला बिल्डिंग का गार्ड है, जो कि गोपाल खेमका की कार आने पर गेट खोलने पहुंचा था। लेकिन उसके पहुंचने और गेट खोलने से पहले ही शूटर्स ने खेमका को कार में ही गोली मार दी थी। दिया कि फट दो आवाज हुआ और फिर जाकर आपने गाड़ी के पास देखा भी? हाँ जी। उस समय क्या गिरे हुए थे वो शीशे? नहीं, वो रेस्टोरेंट पर एकदम बैठे हुए थे। बोला भी उन्होंने? नहीं, वो हाले सांस चल रही थी, खून गिर रहा था उनका कपड़े पे, बस हम इतना ही देखा। अच्छा, फिर सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि इनकी गाड़ी के ठीक पीछे एक उजली गाड़ी है। हाँ, तो वही बता रहे हैं अंकित बाबू का, वही आवाज दिए कि गेट खोलिए। पटना के हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह से मर्डर हो जाना, वो भी बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन का। तब न तो पुलिस की गश्ती टीम वहां थी, न ही पास में मौजूद थाने को इसकी सूचना लगी। मर्डर के काफी टाइम के बाद पुलिस पहुंची, जिसके बाद गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका बिहार पुलिस पर काफी खफा नजर आए। बात का बहुत ताज्जुब है। हमारा जो घर है जहाँ पे गोपाल खेमका रहते थे, उससे 200-400 मीटर की दूरी पे गांधी मैदान थाना है, 200-400 मीटर की दूरी पे डीएम आवास है और 200-400 मीटर की दूरी पे 500 मीटर की दूरी पे पुलिस लाइन है। लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं। हमारे यहाँ घटना उनको गोली मारे जाने के बाद मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाने तक कहीं कोई पुलिस का नामो निशान नहीं था। लोगों ने पुलिस को कब जानकारी दी? हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने भी फोन किया। हमारे कुछ और लोग जो पहुंचे थे उन्होंने पुलिस लाइन को या कंट्रोल रूम को सबको फोन करा। हालांकि पटना एसपी का दावा है पटना पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई थी और मर्डर के खुलासे के लिए भी पुलिस जुट गई है। सिटी एसपी मैडम हैं, वो लगभग घटना के जैसे ही 1 घंटे के अंदर में घटनास्थल पर भी और उनके द्वारा हॉस्पिटल में विजिट भी करा गया था और एसएसपी द्वारा भी रात में रिस्पॉन्ड किया गया था। यदि तुरंत रिस्पॉन्ड करने में किसी स्थानीय गश्ती की या स्थानीय थाना की कोई कोताही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये काफ़ी सारे मामले हैं। देखिए, इसमें क्योंकि पूर्व में भी घटना हुई थी इनके परिवार में, तो वो सारे जो विभिन्न पहलू हैं, वो सभी अनुसंधान के विभिन्न पहलू हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
बिजनेसमैन गोपाल खेमका पटना ही नहीं बिहार में बेहद सम्मानित शख्स थे। उनकी कोई किसी से रंजिश नहीं बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ये तलाश में लग गई है कि आखिर गोपाल खेमका फैमिली का दुश्मन कौन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब खेमका परिवार में किसी का मर्डर किया गया हो। करीब 7 साल पहले 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या हुई थी। गुंजन की हत्या उनकी फैक्ट्री के सामने की गई थी, तो वहीं अब गुंजन के पिता गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर कर दी गई है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका बीजेपी नेता होने के साथ साथ बिहार के एक बड़े उद्योगपति थे। गोपाल खेमका के कई बिजनेस चल रहे हैं। MBBS के बाद गोपाल खेमका हेल्थ केयर बिजनेस से जुड़े। वो राजेंद्र नगर के मगध अस्पताल के मालिक भी थे। खेमका का पेट्रोल पंप बिजनेस भी था। खेमका बांकीपुर क्लब के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, अभी इसके मेंबर भी थे। खेमका के साथ रोटरी क्लब से जुड़े उनके करीबी गोपाल खेमका की इस तरह से मर्डर के बाद हैरान और सदमे में है। रोटरी जो हमारा जो जिला है पूरा बिहार झारखंड दोनों मिला के है और 115 इसमें क्लब्स हैं और इनकी बहुत मतलब श्रेष्ठ भूमिका थी। मतलब हर प्रोजेक्ट में थे। अभी 2 दिन पहले तो हमारे साथ धनबाद में थे, पिछले संडे हमारे साथ धनबाद में थे और हर जगह पार्ट लेते थे, कभी कोई सोच नहीं। और अभी हमारी एक मीटिंग थी महीने पहले शिकागो में, अप्रैल में शिकागो में, वहाँ भी हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के। हिमाचल में बादल फटने से जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। खासतौर पर मंडी को चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। फ्लैश फ्लड में तेज पानी की रफ्तार के साथ ऐसे बड़े बड़े पत्थर आए कि लोगों के घर, होटल, खेत खलिहान सब कुछ बर्बाद हो गए। मंडी में तबाही के मंजर का ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा मंडी के उस गांव पहुंचे जहां एक ही परिवार के 9 लोग बह गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के सियांज इलाके में, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोग लापता हो गए थे। 30 तारीख की रात को जब इस जूनी खड्ड में भयंकर पानी आया तो उस वक्त ठीक सामने जहां पर एनडीआरएफ का ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहाँ पर एक मकान हुआ करता था जो अब सपाट नाला बन चुका है, एक कमरा साइड में बचा है। उसके अलावा ये पेड़ जो है, ये कमरा सामने जो आप देख रहे हैं जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम स्लीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चल रही है। 9 लोग थे एक ही परिवार के, 9 के 9 लापता हो गए। 2 की डेड बॉडी जो है वो अभी मिली है, बाकी 7 की खोज अभी भी यहाँ पर जारी है। और सामने ये पूरा का पूरा एक घर हुआ करता था, उसी घर के अंदर ये यहाँ पर एनडीआरएफ की एक टीम खड़ी हुई है। यहाँ पर ये जो पेड़ देख रहे हैं ये उसी घर के आंगन का एक पेड़ है। अब ये सब पेड़ ही बचा है, बाकी सब कुछ यहाँ से बह चुका है। बहरहाल कुछ देर पहले विक्रमादित्य ने भी यहाँ का दौरा किया था और यहाँ के जितना भी इंतजाम है उनका ये कहना है कि काफी ज्यादा क्षति खासकर मंडी एरिया की हुई है और कोशिश सरकार की ये है कि जल्द से जल्द जो कनेक्टिविटी है वो उसको सुधारा जा सके। हम सबको मिलकर कार्य करना है, मिलकर रेस्टोरेशन करना है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सारी सड़कों को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला मंडी की अगर हम बात करें, मंडी सर्कल तो करीबन 250 सड़कें बंद है, मगर उसको हम इमीडिएटली खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा थुनाग एरिया है वो अभी वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, लगातार मशीनें लगी हुई है, दोनों साइड से लगी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि आज ही करीबन 3 बजे तक सड़कें जो है वो बहाल हो जाएगी। बाकी चाहे छतरी का इलाका है या और जो हमारे इंटीरियर के इलाके हैं जो कट ऑफ है, कुछ हमारे सैलानी भी जो होटल्स है जंजैली में वहाँ पे फंसे हुए हैं। मुझे